दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध का उल्लेख संविधान की किस विशेषता में किया गया है। आपके ऑप्शन थे ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर ऑप्शन डी मौलिक कर्तव्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में बिहार के छपरा में जहरीली शराब के सेवन से कई लोगों की मौत हो गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करे और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करे। इसके मुताबिक राज्य अपने नागरिकों के पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में मानेगा। इसके अलावा राज्य नशीले पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। तो आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है भारतीय रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में सूर्य किरण किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है एम्फीबियन हेलीकॉप्टर, सैन्य टैंक, विमान वाहक या फिर सैन्य अभ्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सैन्य अभ्यास। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण 16 से 29 दिसंबर 2022 तक नेपाल स्थित आर्मी बैटल स्कूल साल झंडी में आयोजित किया जा रहा है। यह भारत और नेपाल के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाला एक सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में युद्ध एवं आतंकवाद विरोधी अभियानों तथा संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के तहत मानवीय सहायता अभियानों में अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है। अभ्यास के 16वें संस्करण में नेपाल की सेना की ओर से श्री भवानी बख्श बटालियन तथा भारतीय सेना के 5 गोरखा राइफल्स के जवान भाग ले रहे हैं। अतः विकल्प डी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी पीएम विकास योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। आपके ऑप्शन है जनजातीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने हाल ही में सूचित किया है कि प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम यानी PM-KKK का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना कर दिया गया है। अतः विकल्प बी सही है। यह एकीकृत योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजनाओं को जोड़ती है। इनमें सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल नामक योजनाएं शामिल हैं। इस योजना को 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास, शिक्षा, महिला नेतृत्व और उद्यमिता जैसे घटकों का उपयोग करके अल्पसंख्यकों विशेष रूप से कारीगर समुदायों की आजीविका में सुधार करना है। ये सभी घटक अंततः योजना के अंतिम उद्देश्य जैसे लाभार्थियों की आय बढ़ाना तथा क्रेडिट एवं बाजार लिंकेज की सुविधा प्रदान करना आदि के लिए पूरक के तौर पर काम करेंगे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्योरिंग द साइबर स्पेस फ्रंटियर्स हाल ही में खबरों में रहा, यह निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए संघाई सहयोग संगठन, ऑप्शन बी क्वाड, ऑप्शन सी ब्रिक्स या फिर ऑप्शन डी नाटो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए संघाई सहयोग संगठन। चलिए एक्सप्लेनेशन आगे की बात को समझते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से एक नॉलेज पार्टनर के रूप में सिक्योरिंग द साइबर स्पेस फ्रंटियर्स विषय पर 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया। ये संगोष्ठी शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों और रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर रेड्स SCO के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित की गई थी। अतः विकल्प ए सही है। इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह 2019 में SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना यानी रेड्स द्वारा प्रस्तुत फ्रेमवर्क के तहत शुरू की गई भारत की पहलों में से एक है। SCO रेड्स के सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत शामिल हैं। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए शंघाई सहयोग संगठन। अगला प्रश्न है अग्नि 5 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कथन 1 है, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कथन 2, ये परमाणु सक्षम क्रूज मिसाइल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही नहीं है, या फिर है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही नहीं है। चलिए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। हाल ही में भारत ने अग्नि 5 का सफल रात्रिकालीन उड़ान परीक्षण किया। ये लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, इसलिए कथन और 1 दोनों ही सही नहीं है। अतः विकल्प सी सही है। 3 चरणों के ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग करने वाली इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह अति उच्च स्तरीय सटीकता के साथ लगभग 5000 से 5500 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को मार सकने में सक्षम है। इस मिसाइल का परीक्षण अग्नि 5 का संचालन करने वाले सामरिक बल कमान SFC द्वारा ओडिशा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। SFC एक प्रमुख त्रिसेवा गठन है जो सभी रणनीतिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन एवं प्रशासन करता है, और यह भारतीय परमाणु कमांड अथॉरिटी के दायरे में आता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, मीडियम डीप शब्द निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है समुद्री संसाधन, परमाफ्रॉस्ट, बायोमास या फिर अंतरिक्ष अन्वेषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अंतरिक्ष अन्वेषण। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में एक ऐसी तस्वीर कैप्चर की है जिसे ब्रह्मांड की पहली मीडियम डीप छवि बताया जा रहा है। ये नई तस्वीर प्राइम एक्सट्रैगलेक्टिक एरियाज फॉर रीआयनाइजेशन एंड लेसिंग साइंस यानी PEARLS GTO प्रोग्राम का हिस्सा है। मीडियम डीप किसी भी तस्वीर में सबसे कम दिखने वाली वस्तुओं को संदर्भित करता है जो नग्न आंखों से देखी जा सकने वाली चीजों की तुलना में लगभग 1 बिलियन गुना अधिक धुंधली होती हैं। तस्वीर में वेब टेलीस्कोप के NIR कैम यानी नियर इंफ्रारेड कैमरा इंस्ट्रूमेंट द्वारा कैप्चर किए गए निकट अवरक्त प्रकाश के 8 अलग अलग रंग मौजूद हैं। साथ ही इसमें हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किए गए पराबैंगनी और दृश्यमान प्रकाश के 3 रंग भी जोड़े गए हैं। अतः विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अंतरिक्ष अन्वेषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 यानी IWIS 2022 का विषय है। आपके ऑप्शन है बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण, बड़ी घाटियों में बड़ी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण, छोटी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण, या फिर छोटी घाटियों में बड़ी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने नई दिल्ली में 7वें इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 2022 का उद्घाटन किया। इस साल इस दिवस की थीम बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण है। अतः विकल्प ए सही है। इस कार्यक्रम के दौरान 5PS यानी पीपल, पॉलिसी, प्लान, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के मानचित्रण एवं अभिसरण पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य नदी विचलन के संभावित कारणों की जानकारी देना और अभिसरण प्राप्त करने के लिए रणनीति तैयार करना है। यह कार्यक्रम नदी बहाली और संरक्षण कार्यक्रमों में रुचि रखने वाले वैश्विक वित्तीय संस्थानों और निवेशकों को एक साथ लाने के लिए एक वित्त मंच के रूप में भी काम कर रहा है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बड़ी घाटियों में छोटी नदियों का जीर्णोद्धार और संरक्षण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकारी नीतियों एवं हस्तक्षेपों के संदर्भ में दिशा योजना निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है न्याय तक पहुंच, विद्यालयी शिक्षा, कुपोषण या फिर महिला सशक्तिकरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, न्याय तक पहुंच। कानून एवं न्याय मंत्री ने हाल ही में सूचित किया कि डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस यानी दिशा योजना का उद्देश्य न्याय तक समग्र पहुंच की धारणा को मजबूत करना है। अतः विकल्प ए सही है। इस योजना को 5 वर्ष यानी 2021 से 2026 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य कानूनी सेवाओं के नागरिक केंद्रित वितरण प्रदान करने हेतु विभिन्न पहलुओं को डिजाइन और समेकित करना है। दिशा योजना के तहत वर्तमान टेली लॉ, रीचिंग द अनरिच्ड न्याय बंधु यानी प्रो बोनो लीगल सर्विसेज और अन्य कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। ये कानून एवं न्याय मंत्रालय की योजना है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, न्याय तक पहुंच।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पाणिनि द्वारा सिखाए गए एक नियम को डिकोड करके 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल किया है? आपके ऑप्शन है अथर्व शर्मा, स्टीव क्लाइव, गैरी मलपास या फिर ऋषि राज पोपट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ऋषि राज पोपट। हाल ही में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में भारतीय पीएचडी छात्र ऋषि राज पोपट ने 2500 साल पुरानी संस्कृत पहेली को हल किया है। 5वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व से संस्कृत के विद्वानों को पराजित करने वाली एक व्याकरण संबंधी समस्या को अंततः ऋषि द्वारा हल किया गया है। अतः विकल्प डी सही है। ऋषि राज पोपट ने पाणिनि द्वारा सिखाए गए एक नियम को डिकोड करके ये सफलता हासिल की। गौरतलब है कि पाणिनि को भाषा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ऋषि की यह खोज उनकी पीएचडी थीसिस इन पाणिनि वी ट्रस्ट डिस्कवरिंग द एल्गोरिदम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी में शामिल है। विश्वविद्यालय के अनुसार प्रमुख संस्कृत विशेषज्ञों ने ऋषि की खोज को क्रांतिकारी बताया है। उनकी खोज का अर्थ है कि पाणिनि का व्याकरण पहली बार अब कंप्यूटर को भी सिखाया जा सकता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ऋषि राज पोपट। अगला प्रश्न है, हाल ही में एरोनॉमी शब्द खबरों में था। यह है, आपके ऑप्शन है सौर कणों का वैज्ञानिक अध्ययन, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन, प्राकृतिक उपग्रह का वैज्ञानिक अध्ययन या फिर पृथ्वी के निचले वायुमंडलीय क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन। चलिए एक्सप्रेशन आगे की बात को समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने सूचित किया कि इसरो ने शुक्र ग्रह के मिशनों के साथ साथ एरोनॉमी विषय पर व्यवहार्यता अध्ययन के लिए पहल शुरू कर दी है। एरोनॉमी शब्द की बात करें तो इससे लगभग 60 साल पहले गढ़ा और पेश किया गया था। यह पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों और अन्य सौरमंडल निकायों के वैज्ञानिक अध्ययन को संदर्भित करता है। इसमें तटस्थ एवं आवेशित दोनों ही तरह के कणों की रसायन संरचना, गतिकी एवं ऊर्जा संतुलन के अध्ययन को शामिल किया जाता है। अतः विकल्प बी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के आखिरी प्रश्न पर। तो एपिसोड का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस सर्वाइकल कैंसर का कारण बनता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ऑप्शन बी वेरियोला वायरस, ऑप्शन सी रुबेला वायरस या फिर ऑप्शन डी हर्पिस कीटाणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। लैंसेट के हालिया अध्ययन के अनुसार भारत में सर्वाइकल कैंसर के 1,23,907 नए मामले और 77,348 मौतें दर्ज की गई। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपीवी के कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। इस बीमारी के खिलाफ प्रभावी टीकाकरण का विकास एवं स्क्रीनिंग कार्यक्रमों ने सर्वाइकल कैंसर को काफी हद तक रोके जाने योग्य बीमारी बना दिया है। अतः विकल्प ए सही है। सर्वाइकल कैंसर की घटनाओं को कम करने में टीकाकरण की प्रभावशीलता में कई साल या दशक लगते हैं। WHO के उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्री कैंसर और इन्वेसिव सर्वाइकल कैंसर की जांच और उपचार अभी भी महत्वपूर्ण उपाय के तौर पर काम करते हैं। आपको बता दें, सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा के स्तर में असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है। गर्भाशय ग्रीवा महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और गर्भ के निचले हिस्से में स्थित है, जो गर्भ से योनि तक खुलती है। इस कैंसर को बच्चेदानी के कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। चलिए अब आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों और नए नए जवाबों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।